हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। है ना, हम लोग जो कर रहे थे नेशनल करंट अफेयर अपना कवर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हमारा वॉल्यूम 1 का जो नेशनल है, हम इसको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब के। आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना होगा, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो हमारा है तर्कश वॉल्यूम 2, उससे हम लोग अपना नेशनल करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आप लोग बहुत सा को ये पता ही नहीं कि हम एमसीक्यू दिए हैं और वो कहाँ दिए हैं। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए, सब कुछ बताया हुआ है। उसी दिन हम बताए थे कि जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाले का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड करवाया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही नहीं था और कमेंट हर जगह कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाइए, आई रिक्वेस्ट यू टू गो ऑन आवर यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से लीजिए और उसको लगाइए। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों को इकट्ठे मिला के हम एक फिर से 50 से 60 सवाल जो बनेगा, या 20-30 जो भी सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट वन, उसका पीडीएफ हम कल सुबह या कल दोपहर तक फिर से उसी ग्रुप में हम डलवा देंगे। उसको आप लगाइएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे कि हमारे जो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो कौन है। तो उनका नाम है टीवी सोमनाथन। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। थोड़ा सा बात करेंगे उनके पहले कौन थे। तो उनके पहले जो थे, जिनको ये सक्सीड किए हैं, उनका नाम है राजीव गौबा साहब। राजीव गौबा साहब जो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो बिहार से थे। ही वॉज IAS ऑफिसर, ही वॉज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम 1982 बैच, 1882 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि वो पटना साइंस कॉलेज से ही पढ़े हैं, और पटना साइंस कॉलेज से वो फिजिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे। ठीक है, तो उन्हीं को सक्सीड करके ये टीवी सोमनाथन साहब बने हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा टीवी सोमनाथन साहब की, कि ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है आप सबको पता होगा, जब पॉलिटी पढ़े होंगे, कि जो हमारा जो कैबिनेट होता है उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सबसे टॉप ऑफिशियल्स, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। तो ये कब अपना पद ग्रहण किए? ये 30 अगस्त 2024 से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। उसके पहले ये 1996 में एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट ये वर्ल्ड बैंक को भी ज्वाइन कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, और फिर 2011 से लेकर 2015 तक ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे, आपको कमेंट करके बताना है कि हु बिकेम द फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी इन आवर इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, तो ये आपका कैबिनेट सेक्रेटरी वाला हो गया। फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी हमको बताने का जरूरत नहीं, आप लोग सब पढ़े होंगे पॉलिटी में, ये हम टाइम वेस्ट करेंगे पढ़ा के। ठीक है, अगला जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, आप सब देखे होंगे कि कल का ही न्यूज है कि जो अपोजिशन जो है, इस पे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। तो जो अपोजिशन है वो बैकआउट कर लिया। क्यों किया, क्या है वक्फ, आपको हम ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वक्फ। आपको सबसे पहले हम फोटो दिखा दे रहे हैं, कहाँ गए ये हैं टीवी सोमनाथन और ये हैं हमारे राजीव गौबा साहब। ये टीवी सोमनाथन, ये हमारे नए न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा वक्फ होता क्या है उसकी बात करेंगे। तो वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ बोर्ड जो है, पहले वक्फ आपको समझना पड़ेगा। वक्फ जो होता है, बोला जाता है ये प्रॉपर्टी होता है अल्लाह का, है ना, जो भगवान का प्रॉपर्टी होता है उसी को वक्फ बोलते हैं। जैसे आप जो मुस्लिम लॉ है उसके तहत अगर आप किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी या कोई एसेट या किसी तरीके का कुछ भी डोनेट करते हैं, वो वक्फ का प्रॉपर्टी कहा जाता है। और वक्फ का जो प्रॉपर्टी होता है वो किनका प्रॉपर्टी होता है, वो अल्लाह का होता है। और वो जो है, वो जो प्रॉपर्टी है वो मस्ट भी फुलफिल किसको करना चाहिए, सोशल सर्विस में, चैरिटी के लिए, वैसा फैमिली जिसको जरूरत है उसके लिए किया जाना चाहिए, है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह एंड मस्ट बी यूज टू फुलफिल पब्लिक ऑफ द फैमिली नीड्स एज ए चैरिटेबल सोशल सर्विस। तो अगर आप कुछ भी डोनेट करेंगे वो वक्फ का प्रॉपर्टी हो जाता है। इसी को मैनेज करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। कब बनाया गया, ये पहले तो रेगुलेट नहीं किया जाता था। ये इसका हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो 1913 में देखेंगे तो सबसे पहले जब ब्रिटिश रूल कर रही थी उसमें बनाया गया था, वक्फ बोर्ड बनाया गया था सबसे पहले 1913 में। ठीक है, उसके 10 साल बाद 1923 में क्या हुआ कि मुसलमान वक्फ एक्ट, इसका नाम बदल के कर दिया गया, और वो उसका नाम क्या किया गया, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ठीक है, उसका हमारा देश आज़ाद होता है। और 1965 में या 64 में फिर से हम इसको अमेंड करते हैं, और बाकी फिर से अमेंड करके वक्फ एक्ट 1995 बनाते हैं। ठीक है, उसी के तरह हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सेंट्रल, रेड पेन से कर दे रहे हैं, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाते हैं, सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं, एक्ट के थ्रू, वक्फ एक्ट 1995। इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। ठीक है, जिसको ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कौन से, अंडर वक्फ एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती है। उसी के लिए अभी के जो हमारे
किरण रिजिजू साहब, देखिए ये यहाँ पे है कि जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ही एक बिल ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हम इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। तो हुआ क्या कि जो अपोजिशन है वो डिमांड की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो अब आपको थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो जेपीसी की अगर हम बात करेंगे, जेपीसी कब किया जाता है, जब कोई भी बिल में या किसी भी तरह का एक्ट लाया जा रहा है, कोई बिल लाया जा रहा है, उसमें अगर देखेगी ना कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, उसमें कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, तो क्या है, अपोजिशन डिमांड करती है कि हमको जेपीसी चाहिए। अब आपको पता है कि जेपीसी का मतलब क्या हुआ, संयुक्त एक साथ पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जाए। इसमें किसका किसका होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होंगे। और इसमें क्या होता है कि जितना राज्यसभा का मेंबर होगा उसका दुगना होगा किसमें, राज्यसभा का। जैसे अगर हम 5 राज्यसभा के मेंबर लेंगे तो ऑब्वियसली 10 लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, और टोटल जो मेंबर कितने होंगे, 10 और 5 15। तो ये होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो इसी के लिए जब ये हल्ला हंगामा हुआ तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, और 8 अगस्त को 2024 को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, जिसको चेयर कौन करेंगे, चेयर करेंगे जगदम्बिका पाल, बीजेपी के लीडर हैं जगदम्बिका पाल, ये ध्यान रखिएगा ये नाम। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा वक्फ क्या होता है, एग्जाम में ये पूछेगा कि द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विच वाज फॉर्म फॉर वक्फ बिल इज चेयर्ड बाई जगदम्बिका पाल। ठीक है, इनके द्वारा ये चेयर किया जा रहा है। कौन सा अमेंडमेंट करेंगे, किनके द्वारा ये लाया गया था बिल, किरण रिजिजू साहब जो हैं, ये कहाँ के हैं, ये अरुणाचल से चुनाव लड़ते हैं, और ये बीजेपी के अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो वक्फ होता है ना, जो ग्रांट होता है, जो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुसरते उल खिदमत। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि मुसरते उल खिदमत का मतलब क्या होता है। तो जो डोनेट करते हैं ना मुस्लिम में, उसको बोलते हैं मुसरते उल खिदमत। लिख दे रहे हैं मुसरत उल खिदमत। ठीक है, और जो द पर्सन हु डोनेट्स उसको क्या बोलते हैं, उसको बकीफ बोलते हैं, उसी को बफ का बकीफ, जो डोनेट करा उसको बकीफ बोलते हैं। ठीक है, तो जेपीसी क्या होता है, जब जेपीसी कोई डिमांड किया तो क्या होता है, एक मोशन अडॉप्ट किया जाता है, जो पहला हाउस में अडॉप्टेड होना चाहिए और दूसरा हाउस उससे सपोर्ट करे या एग्री करे, तब जेपीसी बनता है। इसमें 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, एक राज्यसभा से और एक लोकसभा से। आपको सब कुछ बता दिए कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर के कंपेयर में डबल होते हैं, दुगने होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ना क्या किया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। कब एक पास किया गया था, 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को क्या किया रेजोल्यूशन की कि एक कास्ट है बिहार में, तांती या तंतवा जिसको बोलते हैं, उस जाति के लोगों को बोला कि इसको हम एससी लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, 2011 में ऐसा वो डिसाइड किया कि हम एससी लिस्ट में डालेंगे, और 1 जुलाई 2015 को क्या किया कि वो एक रेजोल्यूशन पास करके डाल दिया। हालांकि जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे वो इसको अपोज किए थे। डिस्पाइट अपोजिशन बिहार गवर्नमेंट क्या किया कि रेजोल्यूशन पास करके तांती या ततवा कास्ट जो है उनको एससी लिस्ट में डाल दिया गया। बाद में ये मैटर कहाँ गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई राइट ही नहीं बनता है कि किसी भी कास्ट को वो एससी लिस्ट में डाल दे। अब कौन किसका राइट बनता है, तो जो राइट है वो आर्टिकल 341 के हिसाब से प्रेसिडेंट का राइट बनता है, विद द कंसल्टेशन ऑफ किसके, गवर्नर से। कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव राज्य है उसके गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक पब्लिक नोटिफिकेशन लगा के वो बताएंगे कि कौन से कास्ट एससी लिस्ट में गई है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसी को क्या की कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, और बिहार गवर्नमेंट को फिर से तांती जो कास्ट है उसको ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिस्ट में डालना पड़ा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि क्या वो पूछेगा कि ईबीसी को पहले एससी में डाला या ईबीसी में डाला, जी नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है आर्टिकल 341। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको एक चीज बात बता रहे हैं कि आप लोग सब लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते होंगे, नोट्स पढ़ते होंगे, उसके अलावा क्या करिए कि आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, टैबलेट होगा, लैपटॉप होगा। कुछ लोग क्या करिए कि बेयर एक्ट होता है, ठीक है, बेयर एक्ट, जिस तरीके जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सेम चीज़ लिखा होता है, उसका पीडीएफ होता है, उसका बुक भी आती है। और अब क्या है, आपके ज़माना में फ़ोन में ऐप आता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी इस तरीके का कहीं आर्टिकल न्यूज़ में दिखे ना, तो आप ऐप में जाके वो आर्टिकल को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। कभी सोते समय है ना, कभी सुबह फ़ोन में लेटे हुए हैं तो वो फ़ोन में वो एप्लीकेशन बेयर एक्ट वाला खोल के देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनेगा आर्टिकल्स को लेकर। कि जैसे हम यहाँ पे बोले ना कि 341 इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
जब वो जजमेंट दे रहा था, तो इसी आर्टिकल को जिक्र करके वो बोला कि एससी में ना जाके ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलकर ये करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेयर एक्ट का यूज करिए, अपने फ़ोन में इस तरीके का भी ऐप रखिए। ठीक है, बस ये इंस्टाग्राम और फेसबुक मत रखा करिए। ठीक है, अगला जो है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है कि जो लड़कियों का उम्र होता था शादी का 18 साल, उसको बढ़ा के ये 21 साल कर दिया गया है। रेजेज द मिनिमम एज ऑफ वीमेंस मैरिज एज। ठीक है, वो 21 साल कर दिया गया, 18 से बढ़ा के। ये कब किया गया? 27 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली के द्वारा एक बिल पास किया गया। किस चीज़ के लिए? कि जो लड़कियों का, जो विमेन का एज होता है 18 साल मिनिमम, उससे पहले आप करेंगे तो क्या हुआ? एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वो क्या कर दिया गया? 21 साल कर दिया गया। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सपोर्ट हायर एजुकेशन, है ना। वो उन्होंने बोला कि बिल में कि हम क्यों कर रहे हैं, रीज़न ये है कि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाह रहे हैं और हायर एजुकेशन में महिलाओं का सपोर्ट, भागीदारी बढ़े, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप लोग भी एक जया जेटली कमीशन का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस हुआ था जया जेटली कमीशन। ठीक है, जया जेटली कमेटी बनाया गया था। किस लिए, किनके द्वारा ये बनाया गया था? हमारे जो वो चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। और इसमें उनका ये सुझाव था कि पूरे देश में कर देना चाहिए कि जो मेल है और फीमेल है, उन दोनों का एज 18 से बढ़ा के, जैसे फीमेल जो मेल होता है उसका तो 21 होना चाहिए मिनिमम एज, लेकिन जो फीमेल है उनका मिनिमम एज 18 है, तो उसको बढ़ा के 21 कर देना चाहिए। उसके लिए एक बिल भी आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल 2024। लेकिन वो क्या हुआ? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बाद में फिर चुनाव हुआ और वो भी लैप्स कर गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जया जेटली कमेटी जो 2020 में आई थी, वो किस लिए आई थी? वो जो मिनिमम एज था वीमेंस का, उसको बढ़ा के बराबर में, कि मेल और फीमेल का दोनों को बराबर होना चाहिए, इसलिए आई थी। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं कि कौन सा सेक्शन है, क्या है, कोई मतलब का चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फिर से बनाई गई है, और किस चीज़ के लिए? ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। वो चेयर करेंगे इस कमेटी को। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ये करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन करवाया गया किसके अंदर? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल एक्ट। ठीक है, इसमें 30 मेंबर होंगे। ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें 30 मेंबर होंगे। लोकसभा से देखेंगे तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। आपको क्या बताए थे कि जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी, तो राज्यसभा के जितने मेंबर होते हैं उसके दुगने होते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो उसी के लिए ये बनाई गई है, जिसमें 30 मेंबर टोटल हैं, जिसको चेयर कौन करेंगे? अमित शाह जी चेयर करेंगे। ठीक है, ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है कि टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी, जो भी ऑफिशियल पर्पस होता है हमारे यूनियन में, स्टेट्स में, उसमें हिंदी का प्रयोग बढ़े, है ना। और जो भी रिकमेंडेशन है, जो उसका रिपोर्ट सबमिट करना है, वो जब रिकमेंडेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, उसका रिपोर्ट जाके प्रेसिडेंट को सबमिट करवाएं, ताकि हम हिंदी को प्रमोट कर सकें। आपको क्या और देखना है कि 8th शेड्यूल में जो कितना लैंग्वेज है, हमारा जो लैंग्वेज लिखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, वो 22 लैंग्वेजेस लिखे गए हैं 8th शेड्यूल में। कौन कौन सा है? असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथाली एंड डोगरी। आपको पता है ये जो लास्ट का 4 है वो कब जोड़ा गया? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। और ये इफेक्टिव कब से हुआ? 2004 से। जिसमें कौन सा 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। जिसमें हमारा जो मैथिली है वो कहाँ से है? बिहार से है। ठीक है, उसके पहले कब अमेंडमेंट किया गया था? अगर देखेंगे तो शुरू में 14 लैंग्वेज था ऑफिशियल। ठीक है, बाद में 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बीपीएससी इस तरीके का सवाल पूछती है, इसलिए हम सबको पढ़ के बताए हैं। ठीक है, तो फिर से इसको भी एक बार ध्यान से बता दे रहे हैं कि जब हमारा रॉ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उसमें 14 लैंग्वेजेज को हम रखे थे उसको, कि जो हमारा 8th शेड्यूल में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1967 में हम उसको सिंधी भी ऐड किए और ये बन के कितना हो गया? 14 से 15 हो गया। फिर 1992 में हम लोग क्या क्या जोड़े? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। तो ये 15 3 18 हो गया। और फिर से हम 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड करते हैं और ये 22 लैंग्वेज हो जाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है कि आपको पता होंगे पहले वाले लेक्चर्स में कि हमारा नया क्रिमिनल्स लॉ आया है। कौन कौन आया है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
ये कब से आया, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 जुलाई 2024। ये ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई 2024 को ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि किसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता आई, किसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई और किसके जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, कौन कौन सा पहले एक्ट था, अभी कौन कौन सा बना, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपका घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और बस आप सोचेंगे कि आप मेरा बात सुन लें, आप कुछ मेहनत ना करें, है ना तो पढ़ें, ना ही पेन चलाएं, ना रिवीजन करें, ना कमेंट करें, तो भैया एग्जाम में भी वैसे ही होगा। अरे पढ़े तो थे, ठीक है, लेकिन याद नहीं आ रहा। दो ऑप्शन में क्या होगा, कन्फ्यूजन भारी होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत क्रिस्टल क्लियर एग्जाम में जाए तो बात को समझिए। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं कि एग्जाम में जब पेन चले ना तो बहुत ही बोल्डली पेन चले, कंफ्यूजन में ना चले कि ये दोनों में दो को एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन कमजोर विद्यार्थी करते हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए कहा जाता है जिनके पास समय कम है या किसी तरीके से करना है। इफ़ यू हैव टू मेक योर नेम इन द लिस्ट देन यू हैव, आपको वो एलिमिनेशन शॉर्टकट से दूर जाना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मेहनत करिएगा बाकी आपका चीज़ है, लेकिन जो पूछा जाता है, ऐसे फर्जी सवाल तो हम पूछते नहीं हैं आपसे, जो पूछा जाता है उसको बताइए, है ना। ठीक है, तो अगला जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए कौन है, ये तो हर बार नया कैबिनेट बना तो बनेगा ही। ये कैबिनेट कमेटी के इकोनॉमिक अफेयर में कौन है, ये सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये सब खुद से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से क्या हो जाता है, आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B जो है, आपको पता होगा कि DPSP में आर्टिकल 39 के बारे में लिखा हुआ है। और ये आपको अभी फिर से हम आपको बता रहे हैं कि बेयर एक्ट आप लोग पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, बेयर एक्ट क्या करिए, अपने फ़ोन में ऐप आता है, ऐप फ्री का ऐप होता है, उसको डाउनलोड करिए और जब भी कहीं आर्टिकल देखे तो उसको खोल के देखिए कि एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है बेयर एक्ट में। ठीक है, तो आपको क्या है कि खुद से एक डेवलप होगा कि अगर क्वेश्चन को घुमा के भी अगर पूछा गया तो आप खुद से डेवलप कर पाएंगे वो स्किल कि कैसे हम क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, तो आर्टिकल 39 के बारे में क्या बोला गया कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है। किस चीज़ के लिए, अप्रैल 2020 के एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इंटरप्रिटेशन शुरू करती है आर्टिकल 39B का। ठीक है, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है कैन बी कंसिडर्ड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। इसके लिए अब आपको पता है कि आर्टिकल 39 में क्या लिखा है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, क्या कि दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी कम्युनिटी के द्वारा जो मटेरियल रिसोर्स है उसका ओनरशिप और कंट्रोल का जो है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। ये सेम वर्ड आपके बेयर एक्ट में मिलेगा, आप जाइएगा देखिएगा आज, है ना। आप तो लेक्चर देखने के बाद तुरंत ही क्या करिएगा, फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बेयर एक्ट को पढ़िए जो आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ का लफड़ा हुआ कि जो शुरू में ये सब जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र हाउसिंग कंपनी के द्वारा क्या किया गया था। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या बताना है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी वो कहाँ लिखा हुआ था और उसको हटा के हम लोग कहाँ एबॉलिश करके उसको नल एंड वाइड करके हम कौन से आर्टिकल में डाले हैं। आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट में पहले आया करता था, लेकिन अब उसको हम नॉर्मल जो है राइट्स में उसको डाल दिए हैं। तो वो कहाँ लिखा गया है ये, और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 31 में था। ठीक है, जिसको हम 44th अमेंडमेंट करके 1971 में हटाए, तो कहाँ लिखा गया है आपको ये बताना है। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल 31C का भी लफड़ा है। तो ये बस ये सब जो भी न्यूज है, इस क्या न्यूज हमारे एग्जाम में आएगा जी नहीं। आपको क्या है कि जो आर्टिकल जो है पॉलिटी में वो 39B क्या है ना, आपको फिर 31C क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब न्यूज में था, इसीलिए इतना बड़ा वो लिखा जाता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आए कि क्यों था, है ना। लेकिन अब समय उतना ज़्यादा नहीं है ना कि आपको हम पूरे डिटेल में हाफ एन आवर इसी को बताएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 31C क्या है, 39B क्या है, बेयर एक्ट में जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है, इसमें आर्टिकल 31C की बात हो गई। ठीक है, आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहां पे देखेंगे तो यहां किस चीज का जिक्र किया गया, आर्टिकल 244A का। तो आपको इसके एक आर्टिकल पीछे एक आर्टिकल आगे सब जरूरी हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप पूरा का पूरा तो रट नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबल है कि एग्जाम में आए, तो अब हम आपको समझा रहे हैं कि आर्टिकल 244 में क्या लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन अभी हुआ,
उसमें क्या है कि आसाम का दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉमिस किया गया कि हम लोग वहां आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब आर्टिकल 244A क्या है? आर्टिकल 244 तो बताएं कि जो भी शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। लेकिन आर्टिकल 244 में वो क्या बोला जाता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आसाम के बारे में लिखा हुआ है कि विद इन आसाम आप किसी भी सर्टेन ट्राइबल एरिया को, है ना, जैसे कार्बी एंगलोंग एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया है, कि उसके अंदर आप एक ऑटोनोमस स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 244A में लिखा हुआ है। और ये कैसे, कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? दिस आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969। और क्या बोला गया था कि क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन आसाम फॉर सर्टेन ट्राइबल एरियाज लाइक कार्बी एंगलोंग। ठीक है, इसी के लिए तो उसी पे में क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉमिस किया गया था कि आर्टिकल 244A को हम लोग इंप्लीमेंट करवाने का कोशिश करवाएंगे। ठीक है, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस तरीके का उनको वोट मांगने के लिए उनको बताया गया था। ठीक है, तो अब लोग दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो 6 असेंबली को सेगमेंट को कवर करते हैं। कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग, दिमा हसाओ, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए बस जरूरी है आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244A। और 244A कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा? ये 22वां संविधान संशोधन करवा के 1969 में करवाया गया था। और आर्टिकल 244 जो है वो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। और आर्टिकल 244A जो है वो विद इन शेड्यूल्ड एरिया में अगर कोई एरिया ऐसा है जिसको विद इन शेड्यूल्ड एरिया में सिर्फ और सिर्फ आसाम को जिक्र किया गया है कि आसाम में कुछ ऐसा जगह है जिसको आप ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हैं, ट्राइबल एरिया को। ठीक है, आर्टिकल 44 का ये ट्राइबल एरिया का जो है आपको बता दिए हम। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि प्रोविजन जो हमारा 6 शेड्यूल में भी है कि जो क्या बात करता है कि शैल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट। कौन कौन सा? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। AMTM इसका याद करने का तरीका है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन सा स्टेट्स का नाम जिक्र किया गया है? AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे जिसमें क्या बोला गया कि 10 ईयर्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट, एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। अब आपको पता है कि 2014 में जब ये लाया गया तो इस बार 10 साल हो गया। तो कोई भी किसी तरीके का कोई कानून या कोई स्कीम अगर उसका 10 साल होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि एग्जाम में उसको पूछे। तो ये 10 साल हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस चीज़ के लिए लाया गया था कि अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उसमें स्ट्रीट वेंडिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ताकि वहां जो है डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट स्ट्रीट वेंडिंग इन अर्बन एरियाज, ये सब के लिए। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम देखेंगे तो जो रोल है वेंडर का गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना स्ट्रीट वेंडर के लाइवलीहुड को, तो वो कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आ जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 39(1)(a) और आर्टिकल 39(b). आपको सब कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल 19 जो है क्या कहता है। आर्टिकल 1(g) क्या बोल रहा है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेस एंड कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। उसी तरीके से आर्टिकल 39(a) और आर्टिकल 39(b) को भी आपको पढ़ना है और कमेंट भी करना है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। आगे जो है यही है कि वो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे नेशनल स्कीम और इनिशिएटिव है, इसको हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में पूरा नेशनल स्कीम, इनिशिएटिव और पॉलिसी को एक वीडियो में बना देंगे। ऐसे क्या होता है कि आपका जो टेम्परामेंट है वो बिगड़ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आगे कुछ एक रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है उसको हम अभी करवा दे रहे हैं। और कल जो है हम क्या करेंगे, आपको स्कीम्स पूरा का पूरा एक बार में एक वीडियो में, ठीक है, चाहे जितना लंबा वीडियो बन जाए उसमें हम करवा देंगे। अभी आपको हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस करते हैं। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो रिपोर्ट आया है वो नीति आयोग के द्वारा आया है, उसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स 2023। ठीक है, SDG इंडिया एक्ट इंडेक्स 2023। ये जो है किसके द्वारा लाया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये इसका 4th एडिशन लाया गया है। 4th एडिशन लाया गया मतलब अभी से 4 साल पहले ये लॉन्च किया गया होगा। ठीक है, जिसमें क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट्स है, उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति हो रहा है, उसी को मेजर करता है। और ये कैसे मेजर करता है? इसका 113 तरह का इंडिकेटर्स है ना, जिसमें आपको पता है SDG का कितना है, SDG उसमें ये इंक्लूडेड है। आपको क्या कमेंट करके बताना है कि हमारा SDG गोल्स कितने हैं और हम उसको इंडिया कब कंप्लीट करने के लिए बोला है कि हम इस साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर से सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ SDG गोल्स कितने हैं
और एसडीजी गोल्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, कौन सा बॉडी के द्वारा बनाया गया है। हमारा तो अपना एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, बट हम सिर्फ और सिर्फ एसडीजी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और हमारा इंडिया पहले तो कितना नंबर का गोल्स है, किसके द्वारा करवाया गया, और हमारा जो देश है इंडिया वो कब तक ये एसडीजी इंडेक्स को फुलफिल करने का कोशिश में है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि एसडीजी पूछा है या एसडीजी इंडिया इंडेक्स पूछ रहा है। अगर एसडीजी इंडिया पूछेगा तो वो नीति आयोग के द्वारा है, और ये इसका चौथा संस्करण है। इसका अगर हम बात करें टैगलाइन का, तो टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसमें फाइंडिंग्स क्या है, इसका अगर फाइंडिंग्स के देखेंगे तो कोई भी स्टेट या यूटी जो है एस्पिरेंट या अचीवर कैटेगरी में नहीं आ पाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कि जो टॉप कौन किया है, तो केरला और उत्तराखंड एक साथ मिलकर टॉप किए हैं, जिनका स्कोर 79 है। और जो यूटी में अगर हम बात करेंगे तो चंडीगढ़ जो है टॉप किया है, जिसका स्कोर 77 है। उसका अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है तीसरा है, फॉलोड बाई गोवा एंड हिमाचल। बिहार जो है हमेशा से, आपको कल भी हम बोले थे कि हम लोग सबसे पिछड़े लोग में आते हैं, तो यहाँ भी हम लोग सबसे नीचे से टॉप किए हैं। द लोएस्ट रैंक वॉज बिहार एंड द स्कोर इज 57, फॉलोड बाई झारखंड 62। उत्तर प्रदेश जो है फास्ट मूविंग स्टेट बन गया है, 25 पॉइंट इंक्रीज किया है 2018 से। ठीक है, ये है इसका स्टेट का फाइंडिंग। बाकी ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा गोल पे कितना किए हैं, बस आपको ध्यान कर रखना है कि एसडीजी इंडेक्स इंडिया जो है किसके द्वारा दिया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। ये इसका 4th एडिशन था। इसका जो टैगलाइन है वो क्या है कि टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सब आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटर 113 है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है हम देखेंगे कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 क्या है। ठीक है, तो NIRF की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लाया, ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो NIRF का फुल फॉर्म की बात करें तो उसका क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये पहली बार 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना होकर क्या हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, MHRD। उसमें 2015 में सबसे पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक रैंक बनाएंगे और हम एक रैंकिंग देंगे। उससे क्या होगा कि हर कोई डेवलप करने का कोशिश करेगा, एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा। ठीक है, बाकी अभी किनके द्वारा ये जारी किया गया है, तो अभी जो जारी किया गया, हमारे अभी के जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा जारी किया गया। ये उड़ीसा से आते हैं। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी इस बार ऐड किया गया है, नया ऐड किया गया। वो क्या है कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के, स्टेट में जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनको भी रैंकिंग दिया गया है। बाकी ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी दिया गया है, और स्किल यूनिवर्सिटी, आपको जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे ना कि कुछ स्केल या कुछ ऐसी इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है जो आपका स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाती है, वो सब को भी हम लोग ने रैंकिंग देने का कोशिश किया है। और इनोवेटिव रैंकिंग इंटीग्रेटेड इनटू NIRF फ्रेमवर्क। तो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में जो सबसे पहला रैंक लाया है वो है IIT मद्रास, ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि कौन से कैटेगरी, तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास, और ये लगातार 6वां बार टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे तो IIT मद्रास ही है, और ये अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो ये 9वां बार टॉप किया है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, तो IISc बेंगलुरु, आपको बताए थे कि ये किनके द्वारा फाउंड किया गया था, ये टाटा के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, और ये 9वां बार लगातार यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है। उसके बाद मैनेजमेंट सब्जेक्ट में देखेंगे तो IIM अहमदाबाद, और मेडिकल में देखेंगे तो IIM न्यू दिल्ली। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एक रिपोर्ट आया है, किसके द्वारा, एक नेचर करके एक स्टडी पब्लिश की गई है, इन नेचर मैगजीन या पेपर पब्लिश किया गया है। उसमें हेडलाइन क्या दिया गया है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। ये उनका हेडलाइन था। ये पब्लिश कहाँ किया गया है, नेचर में। इनके द्वारा ये बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन जब आया था, जो स्कीम आया है, उसके आने से क्या है कि जो हमारा इन्फेंट डेथ जो होता था एनुअली, उसमें कमी आ गया है, और 60,000 से लेकर 70,000 बच्चे के डेथ में कमी आई है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका 10 साल इस बार हो गया है। 2014 में PM मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी क्या आ गया है 2024, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इसको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2014 में। किस लिए लॉन्च किया गया था, टू इलिमिनेट ओपन डिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड टॉयलेट, की हर घर में क्या किया जाएगा, टॉयलेट बनवाया जाएगा। और उसके लिए क्या किया था, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया गया था 12,000 रुपये।
ठीक है, शायद 12,000, ठीक से याद नहीं, 12 या 13,000 होगा। ठीक है, तो आपको ये एक बार पढ़ लेना है कि स्वच्छ भारत मिशन, आपको कमेंट करके चलिए, जो जानते होंगे कमेंट करिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन के में कितना पैसा दिया गया था हर एक हाउस होल्ड को। जहां तक मुझे याद आ रहा है 12,000 ही दिया गया था। ठीक है, ये 2014 में लॉन्च किया गया था, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनका ये सपना होता है कि गांधी जी का जो सपना था उसको पूरा करें, और वो 2 अक्टूबर के आसपास में डेट में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च करते हैं, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्क डन बाई बीजेपी गवर्नमेंट, है ना। और एक आयुष्मान भारत, ये 2 ऐसा स्कीम है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरे तरफ से, कि गरीब आदमी को अब कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले डरना नहीं होता है, और गरीब आदमी के पास भी अब टॉयलेट एक्सेसिबल है, उनके पास भी है सब कम से कम एक डस्टबिन का कॉन्सेप्ट तो आया है ना इसके लिए। तो आपको बस ध्यान रखना स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, 2014 में आया, क्योंकि 10 साल होने को आया। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, जस्टिस हेमा कमेटी का रिपोर्ट आया है। ठीक है, जस्टिस हेमा कमेटी की बात करेंगे तो दिस लेडी इज जस्टिस हेमा। ठीक है, ये क्या था, जस्टिस हेमा कमेटी क्यों बनाया गया था, तो केरला गवर्नमेंट के 2017 में क्या किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी। अब कमेटी क्यों बनाई गई थी, कि जो मलयालम सिनेमा है ना उसमें विमेन का क्या हाल है वो देखने के लिए। और ये कौन पिटीशन फाइल किया गया था, विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, WCC, ये ध्यान रखिएगा, विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। ठीक है, इनके द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया था कि जो केरला का मलयालम का जो इंडस्ट्री है उसमें कैसे हाल हो। तो जब पिटीशन फाइल किया गया तो इन्वेस्टिगेशन किया गया और पता चला कि वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी सब कुछ होता है। और ये जब रिपोर्ट आया तो जो बड़े से बड़े एक्टर का आप नाम सुने होंगे सबका धागा खोल के रख दिया। ठीक है, इस तरीके का जो कमिटी है वो एक बार बॉलीवुड और ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ना उसमें भी बनाया जाए, सबको जेल भेज। ठीक है, तो ये सब जस्टिस हेमा कमेटी क्या था कि आपको बता दें कि 2017 में फॉर्म किया गया था। अभी रिपोर्ट आया है 9 अगस्त 2024 को, क्या कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया है 19 अगस्त 2024 को। ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए था, विमेन इन सिनेमा। हाईलाइटेड इशू क्या था कि सेक्सुअल हरासमेंट, कास्टिंग काउच, है ना, कि जो ऑल डोमिनेटेड माफिया, जो मेल डोमिनेटेड माफिया होता है वो सब, क्या कि वुमेन का फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता था, जहाँ पे शूटिंग हो रहा है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी है, प्रॉपर बाथरूम है या नहीं, उनके चेंजिंग रूम है या नहीं। ठीक है, ये सब के लिए ये बनाया गया था और उसी का रिपोर्ट आया है। बाकी रिपोर्ट क्या है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि किसका किसका नाम है, इंपॉर्टेंट बस ये डेट है कि पहले ये 2017 में बनाया गया था कमेटी, और उसका जो रिपोर्ट आया है वो पब्लिक कर दिया गया है अगस्त 19 2024 को। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है जिसको बहुत बुरा ही कह सकते हैं कि इंडिया का एक और रिकॉर्ड बना है, किस चीज़ में, कि हाईएस्ट नंबर बाद हम इंटरनेट का शटडाउन किए हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा शटडाउन अगर कहीं हुआ है तो हमारे देश इंडिया में ही हुआ है, और कितना बार हुआ है, 116 बार एक साल में हुआ है। मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबली फॉर 6th ईयर इन 2023, है ना, लगातार 6वां बार हम टॉप किए हैं, बहुत गर्व की बात है। ठीक है, इसका टाइटल क्या था रिपोर्ट का, कि श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, एंड ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन इन 2023। अगर हम बात करें सिर्फ मणिपुर की तो 2012 दिन ऐसा रहा है, 2012 ये 212 दिन लगातार शटडाउन रहा है, फेज्ड 212 डेज शटडाउन अफेक्टिंग 3.2 मिलियन पीपल। वहाँ 3.2 मिलियन लोग रहते हैं। बाकी 13 स्टेट, यूटी, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि टाइटल क्या था रिपोर्ट का, श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन इन 2023, और कितना बार हुआ है, 2116 बार हो चुका है। ठीक है, बाकी ये सब वैसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज जो होता है रूल 2017 के हिसाब से, हम इसको टेम्परेरी शटडाउन के लिए 15 दिन के लिए किया जाता है कि आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते लगातार, है ना। फिर 15वां दिन, जिस दिन 15वां दिन खत्म होने वाला, फिर 15 दिन के लिए लगा देंगे। इसी तरीके से कर करके 212 दिन मणिपुर में रहा है शटडाउन। ठीक है, ठीक है, अब पर्सन न्यूज है, हम अगले दिन करेंगे। आज हम इतना ही देखते हैं। आपसे जिस तरीके का जो भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, उसका जवाब दीजिए, है ना। और आपको हम ये जो आज और कल का लेक्चर है उससे जो भी सवाल बनता है उसका फिर से हम MCQ आपको दे देंगे। कुछ लोग आंसर का भी डिमांड कर रहे थे। अब यार आंसर क्या है कि देने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिएगा वहीं पे नीचे लिख देने, लेकिन अब क्या आंसर अलग से बनाने में गलत होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। आप लोग खुद मैगजीन है, सब कुछ पढ़ा ही रहे, बता ही रहे, कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में हम आंसर भी देने का कोशिश कर देंगे कि लास्ट पेज में आंसर सबका दे दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।